अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी बेसिक पाइथन सिंटैक्स और स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लेक्चर आपका बेस करता है आने वाले बाकी लेक्चर्स पर। इस लेक्चर में आपको पाइथन का जो बेसिक होगा वो आपको पता चल जाएगा, तो आप ये लेक्चर एंड तक सुनना है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पाइथन में प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो बेसिक जो पाइथन सिंटैक्स है, जब भी आपने यानी कि पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, PRINT प्रिंट। और P जो हो आपका स्मॉल हो, RINT ये भी आपके क्या हो, स्मॉल हो, कैपिटल ना हो। प्रिंट आपने अपना फंक्शन यूज़ करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कोमास में आपने अपने उस स्टेटमेंट को लिख देना है जिस स्टेटमेंट को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम कोमा कोड स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ये जो लाइन है ये पाइथन को बता रही है कि इस मैसेज को शो करवाओ स्क्रीन पर, क्योंकि प्रिंट का मतलब होता है शो करवाना, प्रिंट करवाना। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, जो आपके पास टर्मिनल होगा वहाँ पे आपको आउटपुट शो होगी अस्सलाम वालेकुम कोमा कोड स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो हम अपने पाइथन में प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को, रिजल्ट को या किसी भी मैसेज को शो करवाने के लिए, यानी कि डिस्प्ले करवाने के लिए। इसके बाद आते हैं पाइथन कमेंट्स। पाइथन कमेंट्स यानी कि कमेंट्स हमारे पास वो लाइन्स होती हैं जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर रन नहीं करता और ना ही इन लाइन्स को लिखने से कोई एरर आता है। ठीक है, यानी कि कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामर इससे लिखते हैं ताकि वो अपने कोड को एक्सप्लेन कर सके। अब यहाँ पे आपने ध्यान से सोचना है, फॉर एग्जांपल कि आप एक प्रोग्रामर है और आपने कोई फंक्शन लिखा है अपने प्रोग्राम में या कोई भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, और बाद में अगर आपने उसको किसी को एक्सप्लेन करना है या आपने वो अपने लिए लिखी है कि बाद में जब आप अपना ये सॉफ्टवेयर खोले, ये प्रोग्राम खोले और आपको याद हो गया आपने इस स्टेटमेंट में क्या किया था, तो आप उसके ऊपर कमेंट लिख देंगे। कमेंट लिखने से क्या होगा कि इन फ्यूचर जब आपने उस कोड को, उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फंक्शन में क्या हो रहा है। तो कमेंट्स प्रोग्रामर इसलिए लिखते हैं कि वो अपने कोड को एक्सप्लेन दूसरों को भी करवा सके और खुद के लिए भी, कि अगर वो कुछ नया लिख रहे हैं, उनको डाउट है कि वो कहीं भूल ना जाए या इसकी वर्किंग ना भूल जाए कुछ भी, तो वो उसके ऊपर कमेंट्स लिख देते हैं अपने उस प्रोग्राम के ऊपर, अपने उस स्टेटमेंट्स के ऊपर। हमारे पास दो टाइप्स होती है कमेंट्स की, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, एक होती है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट वो वाले कमेंट जो हमें सिंगल लाइन में लिखनी होती है, उससे पहले हम हैश सिंबल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे मैंने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाती है टेक्स्ट को टर्मिनल के ऊपर। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमास के अंदर K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लिख दी लाइन दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। ये मैंने एक लाइन में लिखा है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि आप अपनी एक लाइन में कमेंट लिख रहे हैं। अब क्या होगा, जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यानी कि रन होगा, तो आपका जो इंटरप्रेटर है, जो हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरप्रेटर है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, ठीक है, वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इसको रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट से पहले हैश लगाया हुआ है। तो उसको पता होगा कि ये क्या है, ये कमेंट है, वो इसको इग्नोर कर देगा और आगे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं कि अगर आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइन्स पे चला जाए तो आपने मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करना है। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है आपने इन्वर्टेड कोमास लगा देने 3। ये देखिए यहाँ पे लगाए हुए स्टार्ट में भी और एंड पे भी, और बीच में अपनी दो स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि मल्टी लाइन, एक से ज़्यादा लाइन्स पे हमारा कमेंट आ रहा है। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। और हमने नीचे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, और नीचे अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है जो हमने प्रिंट करवानी है, ईडी फाउंडेशन रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्बुलेंस नेटवर्क। तो जब हमारा इंटरप्रेटर, हमारे पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन पर आएगा तो इसको रन नहीं करेगा, जस्ट इसको रन करेगा और इसकी इस आउटपुट को टर्मिनल के ऊपर शो करवा देगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल हमारे पास एक बॉक्स और कंटेनर होता है जो डाटा को स्टोर करता है। यू गिव अ नेम टू द बॉक्स, हम उस बॉक्स को नेम देते हैं, हम उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। हमने जिस भी वैल्यू को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, उस वैल्यू को पहले ऊपर इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का।
अब यहाँ पे मैं बहुत आसान वर्ड्स में आपको समझाती हूँ। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, एक बॉक्स होता है, कंटेनर होता है जो आपके डाटा को, आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल लिखते हैं, मीन्स कि मैंने ये ए लिखा, ए क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे आपने वेरिएबल लिखा, ऑपरेटर यूज़ किया, सेमेंट ऑपरेटर, या आपने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कोई वैल्यू दे दी, मैंने 2 वैल्यू दे दी है। तो इससे क्या होगा, ये जो 2 वैल्यू है, अभी हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। ये 2 वैल्यू ए के अंदर आके स्टोर हो गई। जैसे आपने ए अपना वेरिएबल लिखा था तो क्या हो गया, आपकी मेमोरी में जाके एक जगह रिजर्व हो गई। ये आपकी मेमोरी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मेमोरी मैंने बनाई है एक, ये मेमोरी में बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्स आपकी मेमोरी में फॉर एग्जांपल बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम में, उसने जाके मेमोरी में क्या ले ली, जगह ले ली। अब इस बॉक्स का नाम क्या होगा, ए हो गया, और इसके अंदर आपने वैल्यू का स्टोर करवाई, 2 स्टोर करवाई है। तो वेरिएबल की एक और डेफिनेशन भी इस तरह से बन सकती है कि वेरिएबल हमारे पास मेमोरी लोकेशन नेम भी होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स होता है, कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। यू गिव अ नेम टू द बॉक्स, हम उस बॉक्स को नेम देते हैं, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, उसके अंदर वैल्यू को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एज वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर मैं 32 वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है। ये वेरिएबल की एग्जांपल है। यहाँ पे एज 71, एज क्या वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने 71 को स्टोर करवाया हुआ है। प्रिंट कायदे आज़म लिफ्ट 4 कोमा एज। अब यहाँ पे आपने इस बात पे ध्यान देना है, कायदे आज़म लिफ्ट 4 ये लिखा हुआ है मैंने कोट्स में, कोमा डाला हुआ है, इसके बाद एज मैंने कोट्स में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या, ये एज प्रिंट नहीं होगा। अभी हमने पीछे का देखा था कि जो भी चीज़ हम कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स में, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, लेकिन एज प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एज की वैल्यू प्रिंट होगी। एज की वैल्यू क्या है, 71, तो ये प्रिंट हो जाएगी। ईयर्स को कोट्स में लिखा है मैंने, तो ये ईयर्स लिखे हुए आ जाएंगे। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी, कायदे आज़म लिव्ड फॉर 71 ईयर्स, ये इसकी आउटपुट आएगी। नीचे मैंने अब एज में एक और वैल्यू दे दी है 60, पहले एज में 71 वैल्यू थी, अब एज में 60 वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या था, ये आपकी मेमोरी थी, मेमोरी में इस जगह पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था एज, एज आ गया, उसके अंदर वैल्यू आ गई 32 यानी कि 32। अब आपने दोबारा से एज में वैल्यू डाली 60, तो ये 32 को हटा दिया जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, 60 लिख दिया जाएगा। और अब क्या प्रिंट टर्मिनल में आपको प्रिंट होकर मिलेगा, लामा इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर्स। पहले आपने ये लिखा, फिर आपने ये लिखा, लेकिन जब आपके पास आउटपुट आनी तो आपके पास आउटपुट, इसकी आउटपुट आनी है, इसकी आउटपुट आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस हो गई है, ठीक है। 71 को रिप्लेस कर देगा 60 के साथ, और जो हमारा इंटरप्रेटर होगा वो 60 को देखेगा, 71 को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे भी आपने इस बात पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो यूज़ सेम वेरिएबल एज, हमने सेम वेरिएबल एज हमने यूज़ की फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज़, दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई 71 60, बट क्या होगा, वेन एवर वी पुट अ न्यू वैल्यू, जैसे जब भी हम कोई न्यू वैल्यू पुट करवाएंगे अपने सेम वेरिएबल में, तो क्या होगा, द ओल्ड वैल्यू, पुराने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर दी जाएगी। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वेरिएबल नेमिंग रूल्स। वेरिएबल को लिखने के भी कुछ रूल्स है जो आपने फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज आपको एरर आ जाता है। तो पहला रूल वेरिएबल को लिखने का है कि आपका वेरिएबल हमेशा स्टार्ट हो लेटर के साथ, जैसे हमने यहाँ पे लेटर से स्टार्ट किया हुआ, एक लेटर है, लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर के साइन के साथ स्टार्ट हो सकता है, किसी नंबर के साथ वो स्टार्ट नहीं हो सकता। अब शुरू में अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती, 1 एज, तो मुझे एरर आ जाता। या तो सिर्फ मैं स्टार्ट कर सकती हूँ किसी लेटर के साथ, या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ किसी अंडरस्कोर साइन के साथ, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो मुझे एरर नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी जो पाइथन है, पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर डिफरेंट समझे जाते हैं। इस ए का मतलब कुछ और है और इस ए का मतलब कुछ और है। स्मॉल एच वेरिएबल, इसका मतलब कुछ और है, ये वेरिएबल कुछ और है, ठीक है ना। यानी कि ये अब सेम, इसको आप ये नहीं कहेंगे सेम वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। एज यहाँ पे आपने स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे एज हमने कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारे पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसके अलावा जो पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं, आप उन्हें वेरिएबल नेम की जगह यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से इंटरप्रेटर को बता दिया गया हुआ है कि इनका ये काम है। हमारे पास पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स है जो पहले से बता दिए गए हैं इंटरप्रेटर को कि इन
कीवर्ड्स का ये स्पेसिफिक काम है और इनसे वही काम करवाना है। जैसे फॉर, व्हाइल, इफ़, क्लास, ये क्या, ये कीवर्ड्स है, पहले से बता दें कि इंटरप्रेटर को इनका क्या काम है, तो प्रोग्रामर इन्हें उसी काम के लिए यूज़ करेगा, ऐसी बात ही है। लेकिन आप इनको ऐसा वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे वेरिएबल फोर नहीं लिख सकती, जैसे मैंने यहाँ पे फोर लिखा है, ये एक कीवर्ड है। अगर मैं वेरिएबल का नेम भी फोर दे दूँगी मुझे एरर आ जाएगा। अगर मैं वेरिएबल का नेम भी वाइल दे दूँगी एरर आ जाएगा, क्योंकि वाइल एक कीवर्ड है। सेम इफ़ और क्लास के लिए भी, इफ़ एक कीवर्ड है, इसको मैं वेरिएबल की जगह यूज़ नहीं कर सकती। क्लास एक कीवर्ड है, मैं इसको वेरिएबल का नेम इसका यूज़ नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे कि आप किस तरह से अपने वेरिएबल को लिख सकती है। इसके बाद डाटा टाइप्स आती है। डाटा टाइप्स नाम से डाटा की टाइप क्या है, डाटा की टाइप क्या है। अब हमने देखे इस वेरिएबल में जो डाटा स्टोर करवाया वो 32 स्टोर करवाया है। तो 32 क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक डिजिट है, ऐसी बात है, नंबर है हमारे पास ये एक। तो डाटा टाइप क्या होती है कि आप किस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल में। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवा रही हूँ, डिजिट स्टोर करवा रही हूँ अपने वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ पे एज की एज लिखा, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देती, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं 32 ऐसे लिख देती हूँ, THIRTY 2। अब ये क्या है, ये तो इंटीजर, ये तो मेरे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है ना। तो डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप का मतलब है आप किस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं। अगर आप स्टोर करवा रहे हैं होल नंबर्स, यानी कि जैसे 17 है, ये 17 डाटा आप इसमें एज में स्टोर करवा रहे हैं, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। अगर आप कोई पॉइंट में नंबर स्टोर करवा रहे हैं, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। अगर आप कुछ कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं नंबर कोर्स पे, वो स्टोर करवा रहे हैं, तो उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप होगी। अगर आप कोई बूलियन फंक्शन लिख रहे हैं, ट्रू और फोर्स में कोई फंक्शन लिख रहे हैं, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, बूल होगी। तो डाटा टाइप्स हमारी टाइप बताती है डाटा की कि हम किस टाइप का डाटा अपने वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। और वेरिएबल को हमने डिस्कस कर लिया पीछे वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात आपने ध्यान रखनी है, डाटा टाइप्स पाइथन में ज़रूरी नहीं होती। पाइथन में हम साथ डाटा टाइप्स नहीं लिखाते। आप बुक में भी देखेंगे, बुक में भी लिखा होगा एज 71, एज 32, इससे पहले डाटा टाइप नहीं लगी होगी। लेकिन जो बाकी लैंग्वेज होती है जैसे C++ होगी लैंग्वेज, उनमें डाटा टाइप लाजमी साथ लगाते हैं, अदरवाइज एरर आ जाता है। लेकिन पाइथन में हम डाटा टाइप को साथ नहीं लगाते। रन टाइप पे खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं। फिर भी आपको ये बताना ज़रूरी था कि डाटा टाइप्स क्या होती है, आपको आइडिया हो जाए कि डाटा टाइप क्या है, जो डाटा की टाइप बताती है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन जो होता है वो आस्क सीता यूज़र फॉर इन्फॉर्मेशन। हमें इनपुट फंक्शन उस वक्त यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में जब हमने यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो। आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप लॉगिन करते हो तो साइन अप करते हो तो आपसे आपका नेम पूछा जाता है एंटर योर नेम। एंटर योर नेम क्या है, ये एक इनपुट फंक्शन इसके पीछे लगा हुआ है, एंटर योर नेम, क्योंकि आप एक यूज़र हो, आपसे आपका नेम पूछा जा रहा है। तो इनपुट फंक्शन आप उस वक्त लगाते हैं जब हमने यूज़र से यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। इसके लिए हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। नेम वेरिएबल हमने यूज़ किया, असाइनमेंट ऑफ डेटा इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया जो बता रहा है कि हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एंटर योर नेम, हमने यूज़र से क्या पूछा, एंटर योर नेम, अपना नेम एंटर करें, ठीक है। तो आउटपुट में क्या शो होगा, एंटर योर नेम, ये नेम शो होगा। और जैसे ही और कर्सर आपका यहीं पे रहेगा, आगे नहीं जाएगा आपका कर्सर जब तक आप कोई नेम एंटर नहीं कर देंगे। अगर आप कोई कुछ छोड़ देते हैं, आपको आइडिया होगा कि अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ देते तो आपको एरर आ जाता है, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन छोड़ नहीं सकते, आपने उसमें एंटर करनी है। जैसे अली, आप एंटर करेंगे, ये अली जाकर स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि वेरिएबल के अंदर आके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो ये अली आके इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये नेम कहाँ मौजूद है इस वक्त, मेमोरी में है। मेमोरी में इसकी जगह ली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नेम है, इस बॉक्स का नाम नेम है, उसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, अली आ गया इसके अंदर लिखा हुआ। आउटपुट फंक्शन क्या होता है, जब हमने स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है, जब हमने स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है तो हम आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट का। आउटपुट के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने अस्सलाम वालेकुम कोमा नेम। अभी अस्सलाम वालेकुम जो इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है ये एज इट इज़ प्रिंट होकर आ जाएगा, कोमा की जगह कोमा। लेकिन नेम तो प्रिंट होकर नहीं आएगा ना, क्योंकि नेम के ऊपर मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमास डाले हुए। लेकिन नेम की वैल्यू क्या थी, अली, वो आगे प्रिंट होकर आ जाएगी। एग्जाम्पल आपको एक बुक में भी दी हुई है, प्रिंट हेलो, हेलो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, हेलो प्रिंट होकर आ गया, कोमा आ गया साथ, प्लस नेम प्लस। अब ये प्लस नेम प्लस प्रिंट होकर नहीं आएगा बेटा, ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है। यहाँ पे जो आपका नेम है
ऊपर अली वो लिखा हुआ आ जाएगा और साथ में आपका ये जो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये प्लस नेम प्लस का मतलब यहाँ पे ये आप ये मत सोचेगा कि हेलो प्लस हो रहा है, नेम प्लस हो रहा है, ये एक्सक्लेमेटिव आपस में प्लस हो रहा है, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है। ये प्रॉपर है कि बस आप ये पूरी स्ट्रिंग दिखा रहे हैं हेलो अली और ये एक्सक्लेमेटिव मार्क्स आ गए आउटपुट में।